हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में बना चुकी हूँ जिसमें 25 क्वेश्चंस तक मैंने करवाए हैं और उसके आगे ये 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा है पार्ट 2 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट द पावर ऑफ कोर्ट to release certain offenders after admonition has been enshrined। ये क्या बोल रहे हैं कि किस सेक्शन के अंदर कोर्ट को पावर दी गई है कि वो ऑफेंडर को एडमोनिशन पर रिलीज कर सकती है। ठीक है, एडमोनिशन यानी धमकी देने के बाद उसको रिलीज कर सकती है। तो आंसर होगा सेक्शन 3। ठीक है, एडमोनिशन सेक्शन 3 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट the power of court to release certain offenders on provision of good conduct has been mentioned। किस सेक्शन में कोर्ट को पावर है कि वो प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर ऑफेंडर को रिलीज किया जा सकता है। तो कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन 4 है प्रोविजन का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हाट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज हैव बीन प्रोवाइडेड। ये क्या कह रहे हैं कि किस सेक्शन में ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि 21 साल से नीचे अगर कोई अपराधी है तो उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। ऐसी रेस्ट्रिक्शंस किस सेक्शन में है? सेक्शन 6 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए 1 मिनट। Yes. In which section of provision of offenders act power of court to require the released offenders to pay compensation and cost of proceeding has been dealt with। मतलब ये कह रहे हैं कि किस सेक्शन में ऐसा कोर्ट के पास पावर है कि वो अगर ऑफेंडर को रिलीज करती है तो उसे कंपनसेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पे करवाएगी, मतलब पे करना पड़ेगा ऑफेंडर को। कोर्ट के पास ऐसी पावर है तो वो किस सेक्शन में है? तो आंसर होगा सेक्शन नंबर 5 में। ठीक है, सेक्शन 5 में कंपनसेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पे करने की बात कही गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इट हैज बीन स्टेटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स। इसमें क्या है, इस एक्ट में ऐसा बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद रूल्स बना सकती है और उनको नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके आम जनता में लाएगी। ठीक है, तो ऐसा किस सेक्शन में दिया गया है? तो सेक्शन है 17। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 में ऐसा बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, if an accused has been convicted by the court under section 323 and 325 of IPC। ठीक है, ये जो 323 और 325 ये दोनों किस चीज़ के? देखिए 323 IPC तो है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। ठीक है, हर्ट का जो पनिशमेंट है, वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट का पनिशमेंट। और 325 IPC है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो वेदर अंडर दिस एक्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर दैट कोर्ट टू कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ प्रोविजन बिफोर गिविंग बेनिफिट ऑफ प्रोविजन टू द एक्यूज्ड। ये क्या करें, अगर 323 और 325 IPC के तहत कोई अपराध किया है तो एक्यूज्ड को प्रोविजन का बेनिफिट देने से पहले उसको प्रोविजन की रिपोर्ट को देखा जाएगा। तो ये क्या करें, फर्स्ट देखिए इट इज़ नेसेसरी टू कॉल फॉर सच रिपोर्ट। सेकंड है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल फॉर सच रिपोर्ट। थर्ड है रिपोर्ट फ्रॉम द SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन में बी कॉल्ड फॉर। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल फॉर सच रिपोर्ट। ठीक है, अगर 323 और 325 IPC का ऑफेंस तो प्रोविजन की रिपोर्ट को मंगवाना आवश्यक नहीं है कोर्ट के लिए। ठीक है, ये कहाँ दिया है? सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। अब देखिए
Question number 32. If the report of probation officer has been received in the court before passing judgment by it. देखो, जजमेंट पास करने से पहले यदि कोर्ट को प्रोबेशन ऑफिसर की कोई रिपोर्ट मिलती है, देन फर्स्ट है द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट. सेकंड है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट. थर्ड है कोर्ट शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बोथ द पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन द प्रोबेशन ऑफिसर ऑन सच रिपोर्ट. फोर्थ है नन ऑफ द अबव. तो देखिए, कभी भी क्रॉस एग्जामिन प्रोबेशन ऑफिसर को नहीं किया जाएगा. ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर तो एक क्रेडेंशियल पर्सन है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, उसको थोड़ी पार्टीज चेक करेंगी. तो इसमें क्या है, जजमेंट आया नहीं है अभी, और जजमेंट आने से पहले कोर्ट के पास रिपोर्ट आई है तो उसको कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, जजमेंट आने के बाद होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कंसिडर करें, क्योंकि जजमेंट आ चुका है. ठीक है, लेकिन इस केस में बिफोर पासिंग जजमेंट है, बिफोर पासिंग द जजमेंट, तो कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट. ठीक है, ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 4 के 2 में. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33. देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए कोर्ट आफ्टर होल्डिंग ट्रायल convicts and grants benefit of Provision of Offenders Act 1958 to an accused, which of the following order is impermissible in law. देखिए क्या कह रहे हैं कि ट्रायल के बाद कोर्ट कन्विक्ट करती है और बेनिफिट देती है प्रोविशन का. ठीक है, किसी अक्यूज्ड को, तो कौन सा ऑर्डर इम्परमिसिबल होगा. देखिए, फर्स्ट है एडमोनिश द ऑफेंडर. Second, direct under section 12 of the act that conviction shall not have an adverse effect on his service. Third है direct the offender to pay compensation and cost. ठीक है, और फोर्थ क्या है, direct the offender to furnish bail and bonds to keep peace and good behavior for 3 years. तो हमें देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, इम्परमिसिबल होगा, मतलब जो चीज़ ली नहीं जाएगी. ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको इम्परमिसिबल बोलते हैं. तो देखिए, प्रोविशन पर जब छोड़ते हैं तो ऑफेंडर को एडमोनिश किया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ये फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए इस तरीके से. ठीक है, और ऑफेंडर को देखिए कंपनसेशन और कॉस्ट पे करने के लिए डायरेक्ट किया जाएगा, और फर्निश बेल फर्निश करवा सकता है, और बॉन्ड, जिससे कि पीस और गुड बिहेवियर को वो मेंटेन करे, और इस बॉन्ड का टाइम होता है 3 ईयर्स. तो ये तीनों चीज़ें तो सही हैं. अब यहाँ देखिए, ये जो है ना, 1 मिनट, डायरेक्ट अंडर सेक्शन 12 दैट कन्विक्शन शैल नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज सर्विस, ये इसमें नहीं है. ठीक है, जब प्रोविजन पर छोड़ा जाएगा तो ये कंडीशन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड. अब देखिए, अब हम करेंगे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स के जो CRPC का सेक्शन 360 अप्लाई होता है इस पर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे. ठीक है, ये देखिए सेक्शन 360 CRPC 1973, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन. ठीक है, सेक्शन 360 क्या कह रहा है कि एडमोनिशन के बाद गुड कंडक्ट पर प्रोविजन पर रिलीज करने का जो ऑर्डर दिया जाता है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1. अंडर सेक्शन 360 CRPC, when the court may, instead of sentencing the offender at once to any punishment, release him on probation of good conduct on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior. मतलब ये बॉन्ड से रिलेटेड ही सारी बातें कर रहे हैं कि 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसको पीस और गुड बिहेवियर की कंडक्ट पर उसको छोड़ा जाएगा, विद और विदाउट श्योरिटीज होगा. ये किस केस में होगा, ये पूछ रहे किस केस में ऐसा होगा, तो ऑप्शन देखिए. When any person not under 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for 7 years or less. ठीक है,
सेकंड देखिए, व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज और एनी वुमन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड देखिए, व्हेन ही और शी इज ए फर्स्ट ऑफेंडर मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जब कोई पर्सन 21 साल से कम का नहीं है, नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन उसने, देखो है तो 21 साल से ज़्यादा का, लेकिन उसने ऑफेंस कौन सा किया है? फाइन ओनली, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और लेस। या तो उसने केवल फाइन वाला ऑफेंस किया है, या 7 साल या उससे कम का कोई ऑफेंस किया है, तो उसको प्रोविशन पर छोड़ा जा सकता है, और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो। सेकंड, अंडर 21 ईयर्स 21 साल से कम का है, या कोई वूमन है, ठीक है, और नॉट पनिशेबल विद डेथ और एलआई, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो कि डेथ या एलआई से पनिशेबल है। और थर्ड केस में क्या? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। कीपिंग इन व्यू व्हाट फैक्टर्स ए कोर्ट में रिलीज द ऑफेंडर ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट प्रोविजन पर रिलीज करेगी? तो देखिए, एज ऑफ द ऑफेंडर सही है, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ द ऑफेंडर। थर्ड है सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी प्रोविजन पर रिलीज किया जाता है तो पर्सन की एज देखी जाती है, कैरेक्टर देखा जाता है, एंटीसीडेंट्स देखे जाता है, सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस एंड ऑफेंस, नेचर किस नेचर का है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अंडर सेक्शन 360 CRPC for how much maximum period an offender may be directed by the court to execute a bond to keep the peace and be of good behavior। देखिए कह रहे हैं कि सेक्शन 360 में कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो कितना मैक्सिमम पीरियड है इसमें? 3 इयर्स का मैक्सिमम पीरियड है, ठीक है। और आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर एनी फर्स्ट ऑफेंडर इज कन्विक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। देखिए, जब कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, जिसको कि एम्पावर नहीं किया गया है, नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, कि ये इस केस में सज़ा सुना सकता है, एंड द सच मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्स्ट ऑफेंडर बी रिलीज्ड ऑन प्रोविजन। वो जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो अपना ओपिनियन ये देता है कि उसको रिलीज किया जा सकता है प्रोविजन पर ऑफेंडर, ठीक है। ही शुड रिकॉर्ड हिज ओपिनियन टू दैट इफेक्ट, तो उसे अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड देन टू हुम ही शुड फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग विद सच एक्यूज्ड फॉर फर्दर एक्शन। उसने जो भी प्रोसीडिंग ली है ना उस ऑफेंडर के अगेंस्ट, तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके किसको फॉरवर्ड करेगा फर्दर एक्शन लेने के लिए। तो देखिए आपके ऑप्शन है मजिस्ट्रेट बाय द फर्स्ट क्लास, CJM को, DM को और सेशन जज को। तो किसको करेगा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो अपने ओपिनियन कि इसको प्रोविजन पर रिलीज किया जाना चाहिए वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। कहाँ दिया गया है ये? 360 के 1 के प्रोवाइजो में ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 360 का 3 मतलब सबसेक्शन 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन ए केस इन विच ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, मतलब 379 और 380 की बात कर रहे हैं। 379 थेफ्ट, 380 थेफ्ट इन बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, चीटिंग कौन सा? 420, और एनी ऑफेंस अंडर द IPC पनिशेबल विद नॉट मोर देन 2 years इम्प्रिजनमेंट, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 2 साल से ज़्यादा का जिसका इम्प्रिजनमेंट ना हो, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली और नो प्रीवियस कन्विक्शन is proved against him. If the court thinks it fit to release him after due admonition, then what factors should be considered by the court? ये क्या कह रहे हैं? देखिए क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि यदि अंडर सेक्शन 363 मतलब 360 सब क्लॉज 3 अगर कोई ऑफेंडर है जिसको कन्विक्ट किया गया थेफ्ट से, थेफ्ट इन बिल्डिंग से, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, चीटिंग या कोई और ऑफेंस, ठीक है, अंडर IPC जो कि 2 साल से कम की जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो
ठीक है, या फिर वो केवल फाइन से पनिशेबल हो, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड, कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ड्यू एडमोनिशन, केवल धमकी देने के बाद उसको धमका के ऐसे धमकाने के बाद उसको रिलीज किया जा सकता है। तो कोर्ट कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी? तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एज ऑफ द ऑफेंडर, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट्स और फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। थर्ड है ट्रिवियल नेचर ऑफ द ऑफेंस। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे के फैक्टर्स ध्यान में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द कोर्ट थिंक्स it fit that instead of sentencing offender he should be released after due admonition, it may do so in a case in which any offence under the IPC punishable with not more than imprisonment has been committed। ये कह रहा है कि यदि कोर्ट को ये लगता है कि इस ऑफेंडर को एडमोनिशन के बाद छोड़ दिया जाए, तो वो किस केस में, आईपीसी में कितने साल से ज़्यादा की सज़ा का अपराध ना किया हुआ तो उसे छोड़ा जाएगा। तो कितना है, अभी हमने देखा था कितना है, 2 साल। 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 साल से नीचे के अपराध हैं तो उसको एडमोनिशन पर छोड़ा जा सकता है, 2 ईयर्स, ठीक है। ये भी 360 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और एडमोनिशन। देखिए किस कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि वो प्रोबेशन अथवा एडमोनिशन पर ऑफेंडर को रिलीज करने का ऑर्डर दे सके। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इन फॉर्म ऑफ रिविजनल कोर्ट, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आएगा हमारा आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए जेएम फर्स्ट क्लास भी जेएम 1 भी कर सकता है, और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भी दे सकता है। जब अपील में जाते हैं एपीलेट कोर्ट के फॉर्म में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकता है। और रिविजनल, अगर रिवीजन किया जा रहा है ऑर्डर का, तब भी उसको प्रोबेशन और एडमोनिशन पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट releasing the offender on probation or after due admonition, then which court is empowered to set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender as per law। ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कि प्रोविशन या एडमोनिशन पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कौन सी कोर्ट है जो एम्पावर की गई है कि वो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, अपास्ट कर सकती है, ठीक है, और उस ऑफेंडर को एज पर लॉ सेंटेंस पास कर सकती है। तो देखिए फर्स्ट है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एपीलेट कोर्ट, सेकंड है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिविजनल कोर्ट, थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, और फोर्थ है सीजेएम। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसमें ना क्या होगा कि एक बार ऑर्डर दे दिया है ना किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, तो उसके बाद ये या तो अपील में जाएगा या रिवीजन में जाएगा। तो अपील या रिवीजन में जाने पर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड करके पनिशमेंट दे सकती है। तो थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 360 सब क्लॉज 5 ऑफ CRPC वेदर द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट discharging their function as appellate or revisional court may inflict a greater punishment than might have been inflicted by the trial court which had convicted the offender। ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 360 के सब क्लॉज 5 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, जबकि वो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के रूप में अपने फंक्शंस को कर रही है, तो जो ऑफेंडर को पनिशमेंट दी गई है उससे ग्रेटर डिग्री की पनिशमेंट दे सकती है? तो नहीं दे सकती। जो पनिशमेंट डिसाइड की है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकती। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा नो। ये प्रोवाइजो में बात की गई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंडर सेक्शन 360 सब क्लॉज 8 subsection 8 of CRPC, when the offender has failed to observe any of the conditions of his personal bond or recognizance, what actions may be taken by the court against him? ये क्या कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन 360 सबसेक्शन 8 में CRPC में जब ऑफेंडर फेल हो चुका है अपनी बॉन्ड की कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने में, तो कोर्ट क्या एक्शन लेगी? इट मे इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट, it may issue a summon, it may, fourth है it may attach and sell the property। तो कौन सा एक्शन लेगी? फर्स्ट, इट में इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है कोर्ट, ठीक है, ऑफेंडर के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन कॉम्प्लायंस ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट व्हेन द ऑफेंडर इज एप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, देन आफ्टर हियरिंग द केस व्हाट एक्शन मे बी टेकन बाय द कोर्ट। मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो गया और ऑफेंडर को गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट के सामने लाया गया, केस की सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, फर्स्ट है मे रिमांड द ऑफेंडर टू कस्टडी, कस्टडी रिमांड कर सकती है। सेकंड है मे रिलीज द ऑफेंडर ऑन बेल, बेल पर ऑफेंडर को छोड़ा जा सकता है। थर्ड है सेंटेंस पास कर सकती है। तो क्या आएगा हमारा इसका? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए, कस्टडी भी रिमांड कर सकती है, ऑफेंडर को बेल पर छोड़ा जा सकता है, और मे पास द सेंटेंस, सेंटेंस पास कर सकती है, सजा सुना सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नथिंग इन सेक्शन 360 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द, मतलब सेक्शन 360 में CRPC में जो दिया गया है वो अफेक्ट नहीं करेगा किस चीज़ को? प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को, चिल्ड्रंस एक्ट 1960 को, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। तो हमारा आंसर होगा 4। जो CRPC का सेक्शन 360 है वो इन तीनों ही चीज़ों को, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को अफेक्ट नहीं करेगा, चिल्ड्रन एक्ट 1960 को अफेक्ट नहीं करेगा, और कोई अदर लॉ है जो कि ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए है यूथफुल ऑफेंडर्स के, उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन हैज़ बीन डील्ड विद। मतलब CRPC के किस सेक्शन में ये बात कही गई है कि गुड कंडक्ट और एडमोनिशन के बाद प्रोविजन पर रिलीज किया जा सकता है? तो कौन सा है? उसी को तो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, सेक्शन 360, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन अब हमें देखना है, विच थ्योरी ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज फॉलोड वाइल releasing the offender on probation after due admonition in lieu of the punishment or sentence। ये क्या करें कि जबकि प्रोविशन या एडमोनिशन पर किसी ऑफेंडर को छोड़ा जाता है तो कौन सी थ्योरी वर्क करती है जूरिस्प्रूडेंस की? तो देखिए, डेटरेंट थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी या प्रोहिबिटिव थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी काम करेगी? सुधार करना चाहते हैं ना उसमें, इसीलिए तो प्रोविजन पे कि आपने फर्स्ट टाइम किया है, अब हम आपको धमका रहे हैं, आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपको इस तरीके से रहना है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, गुड बिहेवियर करना है, तो रिफॉर्म कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये थे हमारे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के 2 पार्ट्स में कंप्लीट MCQ हो चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट था, ठीक है। तो टोटल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसमें। 14 क्वेश्चंस तो सेक्शन 360 के हैं CRPC से रिलेटेड, और 33 क्वेश्चंस अदर्स हैं, ओके। तो आप लगे रहिए इनमें, ध्यान से देखिए, सुनिए। थैंक यू।